पिछली क्लास में अगर आपको याद होगा तो हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में कर लिए थे। पर्सनली किसी को भाई अगर प्रॉब्लम है टॉपिक के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर तो आप जैसे आपको बताया था कि आप टाइम लेकर सेंटर आ सकते हैं। ठीक है जनाब, ये बता दीजिएगा। रीवा बोलेगी सर मैंने कहा था सर ने टाइम नहीं दिया मेरे को। तो तफाक की बात है कि ऐसा अनफॉर्चुनेट हो गया तो बता दीजिएगा। तो एक आध दिन ऐसा होता है कि मैं सेंटर के अंदर मौजूद होता हूँ तो आप वहाँ के फिजिकली भी आकर पूछ सकते हैं। इंडिविजुअल स्टूडेंट तो सेंटर आ सकते हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो। तो जो चीज़ें अगर आप इंडिविजुअली पूछना चाहें तो आप सेंटर आकर इन चीज़ों को पूछ सकते हैं। तो वो भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप अवेल करना चाहें तो उसका बिल्कुल अवेल आप कर सकते हैं। ओके जी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर। जैसे कि आपसे वादा किया था कि ये चैप्टर पिछला पढ़ाएंगे कि अगला पढ़ाएंगे, तो आज हम जनाब नए चैप्टर का एक आगाज करेंगे। और ये बिल्कुल ही नया चैप्टर है। इतना नया है कि बिल्कुल ही नया है, मतलब कि आपने आज से पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, इतना नया है। आज तक आप फिजिक्स पढ़ते हुए चले आ रहे हैं और बहुत कुछ आपने पढ़ा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। चैप्टर नंबर मेरे बेटा हम आज शुरू करेंगे 17, नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। और इसका मेरे बेटा नाम है एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का ज़हूर। एडवेंट कहते हैं ज़हूर को, पैदा होना। ज़हूर का मतलब होता है नजर आना। बेसिकली चीज तो पहले से एग्जिस्ट करती है। ज़हूर जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई चीज आपको पहले ना पता हो और पता चल जाए तो वो आपके लिए ज़हूर हो गई है, पैदा नहीं हुई है, ज़हूर हुई है। एग्जिस्ट करती थी, पता नहीं था आपको, अब पता चला आपको। मॉडर्न फिजिक्स, अब जब लफ्ज मेरे बेटा मॉडर्न लिखा हुआ है ना, तो इससे खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म की आपको खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है कि खुदा ना खास्ता कुछ मॉडर्न पढ़ा देंगे आपको। ऐसा नहीं है आप लोगों के नसीब में भाई, पाकिस्तानियों के नसीब में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मॉडर्न पढ़ा दे। ऐसा नहीं है। किताब जो हमारी है जो पढ़ रहे हैं, ये किताब भी आपके 70 साल पुरानी तो किताब है, तो इसमें कौन सा पढ़ाएंगे मॉडर्न भाई। अब इसका नाम मॉडर्न फिजिक्स रखा क्यों, जरा ये भी देख ले आप। जब से आपने फिजिक्स पढ़ना शुरू की तो आपका वास्ता फिजिक्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस से रहा। और आपने जनाब जो है वो मैकेनिक्स पढ़ी, आपने फोर्स पढ़ा, आपने वेलोसिटी पढ़ा, न्यूटन के कवानीन पढ़े, आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, आपने उसके अलावा आपने लाइट के हवाले से कुछ चीज़ें पढ़ी, इंटरफेरेंस पढ़ा, डायफ्रैक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा। अलगर्ज बहुत सारी चीज़ें आपने फिजिक्स के हवाले से पढ़ी। मगर जब मेरे बेटा 20th सेंचुरी का आगाज हुआ 1901 के बाद, तो साइंसेज ने बहुत तेजी के साथ तरक्की की, बहुत तेजी के साथ साइंसेज में डेवलपमेंट हुई है। और इतनी रफ्तारी से हुई है ना कि दुनिया भी अकल हैरान है। मतलब कि अगर आप सामने की बात देखें, हमने तो चूंकि जनरेशन देखी हुई है, ऐसी ऐसी चीज़ों के आपको नाम बताएंगे ना कि जो जमाने के अंदर समझा जाता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, और आज उनका कोई नामो निशान नहीं है। आप देखो कि मोबाइल फोन आपके सामने, जहां आपके हाथ के सामने मौजूद है, इतनी तेजी से तरक्की इसने की है ना कि इतनी तेजी से किसी भी तरक्की नहीं की। एक जमाने में वॉकमैन होता था, आप लोगों को पता भी होगा, बहुत छोटे हो जमाने में लोग कानों में वॉकमैन लगा के घूम के गाने सुना करते थे। फिर उसके बाद जनाब आपके पास एक यूएसबी ड्राइव आ गई थी, जिसके जरिए गाने सुना करते जाते थे। अब इतना सारी तरक्की हो गई है, इतनी सारी तेजी के साथ तरक्की हुई है ना बेटा, कि ये बिल्कुल संभाले नहीं संभालने वाली बात है। तो 2000 के बाद 20th सेंचुरी के अंदर जो डेवलपमेंट हुई, उसको पुरानी फिजिक्स के साथ जोड़ना रखना मुनासिब नहीं था। लिहाजा हमने उन डेवलपमेंट को एक नया नाम दे दिया और उसको कहा गया कि ये मॉडर्न फिजिक्स है। यानी कि आप मॉडर्न फिजिक्स की डेफिनेशन इस तरीके से कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द डेवलपमेंट्स विच अकर्स इन 20th सेंचुरी या आफ्टर 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के बाद जो फिजिक्स के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो अचीवमेंट हुई हैं, उनके बारे में अगर पढ़ा जाए तो उसको मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। आज भी आप फेसबुक खोलते हैं तो आपको नित नए साइंस के, अगर आपने कोई पेज वगैरह लाइक किए हुए हो, तो तरह तरह के मैप्स आपको नजर आते हैं। और एक क्वांटम फिजिक्स का आपको बहुत नजर आता होगा। क्वांटम फिजिक्स का आपको जरा बहुत सारी चीजें जो नजर आती है, मुख्तलिफ किस्म के कार्टून बने हुए नजर आते हैं कि क्वांटम फिजिक्स सर के ऊपर से गुजर जाती है। ये जो क्वांटम फिजिक्स आपके पास है, ये भी आपका मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है। कुछ बातें हम यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, बहुत बेसिक लेवल की होंगी, बहुत हाई फाई नहीं होंगी, बहुत बेसिक लेवल की होंगी। वो भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा चैप्टर नंबर 17 के अंदर। फिलवक्त हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसका नाम होगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
क्या नाम होगा मेरे बेटा? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसका जो है वो नाम होगा। ये हमारा पहला टॉपिक होगा। इसके बाद एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेंट इफेक्ट का एक टॉपिक है, और उसके बाद एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 3-4 चैप्टर टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है, बाकी 2-4 निकाल भी दिए इन्होंने। तो हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का टॉपिक है जो हम इस चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से हो जाएगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे जरा इसको देख लें। छोटी छोटी चीजें होती है बहुत सारी, जिनसे मिलकर चैप्टर हमारा बनता है। स्कोप ऑफ स्टडी देख लें। पहले कुछ डेफिनेशन हमारे पास है। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, रिलेटिव मैकेनिक्स क्या होती है, उसके बाद जनाब फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहा जाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है, उसके बाद बेसिक एजम्पशंस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है, फिर एक लॉरेंस फैक्टर नामी चीज आएगी वो होता है, उसके बाद आपके पास रिजल्ट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आएंगे। ज्यादा शकील शकील लफ्ज हो गए, जरा मुश्किल मुश्किल लफ्ज हो गए, और अगर आप गौर से तवज्जो देके देखें तो इनमें से जितनी फिजिक्स आपने पढ़ी आज तक, इस तरह के अल्फाज पहले कभी सुनने को नहीं मिले होंगे। जो सामने आपके वर्डिंग लिखी हुई नजर आ रही है और जो सामने टॉपिक्स आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, आज से पहले कभी इस तरह के टॉपिक का नाम भी नहीं सुना होगा। ठीक है ना? इस वजह से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये नया है, थोड़ा सा ये नया हमारे पास है। कुछ चीजें इसके अंदर आपके लिए नई होंगी, और इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा है, मजे का है, मुश्किल नहीं है, आसान है बहुत। ठीक है जनाब, तो ये आपके पास टॉपिक्स है। ठीक है जनाब, इनमें से एक टॉपिक ऐसा है जो शायद आपको समझ में आ पड़ता हो, पल्ले पड़ रहा हो, जिसका नाम होगा क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या नाम होगा मेरे बेटा इसका? क्लासिकल मैकेनिक्स का एक टॉपिक है जो आपके शायद नाम पे सुना हुआ हो। इससे के अलावा तो आपने कभी इनमें से शायद ही कोई लफ्ज हो जो आपने पहले कभी नाम इसका सुना भी हो। ऐसे ही है ना भाई? इससे पहले कोई लफ्ज नहीं सुना होगा। अब जब सुनेंगे पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको पता चलेगा और मामला जनाब आगे बढ़ेंगे। अब आप में से कोई भी एक जनाब अगर कोई हेल्प करना चाहे और क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है इसकी अगर डेफिनेशन बताना चाहे कि आपके जहन में क्या होती है, तो फिर हमें अगले टॉपिक को एक्सप्लेन करने में, समझाने में या आपको समझने में टॉपिक आसान हो जाएगा, अगर आपको थोड़ा सा क्लासिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट आपके जहन में हो। मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं तो मैकेनिक्स इज अबाउट द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मोशन ऑफ अ बॉडी को मैकेनिक्स कहते हैं। और मैकेनिक्स तो जो आप पढ़ते हैं आमतौर पे, एक तो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है जिसका एक और नाम होता है न्यूटेनियन मैकेनिक्स। क्या नाम होता है इसका? न्यूटेनियन मैकेनिक्स भी इसको कहते हैं। इसके अलावा रिलेटिव मैकेनिक्स होती है, क्वांटम मैकेनिक्स होती है, ये और भी कई किस्म की मैकेनिक्स होती है। तो भाई कोई बताएगा भाई क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है? इसका एक और नाम बताया मैंने, क्या नाम होता है? न्यूटेनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। मतलब किसी का मूड नहीं बताने का। कोई बताएगा? पता है किसी को? नहीं बता? चलो ठीक है। क्लास में होता है ना, फिजिकल क्लास के अंदर तो मैं नाम ले लेके फर्दन फर्दन पूछता हर एक से। अब यहाँ तो क्या पूछे किसी के साथ, ये फर्क नुकसान हो जाता है ऑनलाइन क्लास पढ़ाने का। फिजिकल क्लास होती तो फिर सबसे पूछते बारी बारी, और टूटा फूटा जो आंसर आप दे देते हो दे ही देते। बहरहाल एनी हाउ, जरा हम आगे चलते हैं, मामलात को आगे बढ़ाते हैं। और मामलात को आगे बढ़ाने से पहले, इससे पहले कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स की डेफिनेशन करें, दो छोटी छोटी चीजें आपको और पता होनी चाहिए। इसके बगैर हम क्लासिकल मैकेनिक्स को डिफाइन बेसिकली कर नहीं सकते। एक होता है ऑब्जर्वर। जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं ना, तो मैकेनिक्स के मतलब होता है बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स क्या होती है? बेसिकली स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन के बारे में होती है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी मोशन में है, तो इसका फैसला कौन करेगा कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में? कोई फैसला करेगा ना उसका भाई, कि एक बॉडी रेस्ट के अंदर, एक बॉडी मोशन के अंदर। हमें कैसे पता चलेगा? कोई बताने वाला होगा जो हमें बताएगा कि बॉडी रेस्ट में है कि बॉडी मोशन में। मिल्हा मुबीन साहब कुछ कहना चाह रही है, बोले बेटा। सर क्लासिकल मैकेनिक्स एक मैकेनिक्स की टाइप है बेसिकली, जिसमें हम मोशन ऑफ बॉडीज बॉडीज की मोशन को डिस्कस करते हैं जो किसी भी फोर्स की वजह से हो रही होती है। ठीक है जनाब, और मजीद फर्दर आगे? बस ठीक है।
जो आपने डेफिनेशन बयान की है बिल्कुल सही है, बोलना चाहिए भाई। मैं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जनाब बताया इन्होंने बोला, तमाम लोगों को बोलना चाहिए। जब बोलते हैं तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, आपको पढ़ने में मजा आता है, अपना अपना सा फील होता है। क्लास में मेहमान अदाकार ना बना करे, बोला करे, गलत सही की खतर फिक्र ना किया करे, बोला करे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जितना आपने पढ़ा है आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है, 200% आपका जवाब दुरुस्त है। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मोशन ऑफ द बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के जेर असर किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उसको मैकेनिक्स कहा जाता है। मगर मेरे बेटा जब ये डेफिनेशन आपको मैकेनिक्स की पढ़ाई गई तो उस वक्त रिलेटिव मैकेनिक्स से क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाना आपको मकसद नहीं था। वहां पर आपको सामने रिलेटिव मैकेनिक्स का लफ्ज लाना या क्वांटम मैकेनिक्स का लफ्ज लाना मकसद नहीं था, तो वो तो हमने चला दिया और चल भी गया। अब यहां जरा तवज्जो देके गौर से समझिएगा कि जब मैंने आपसे कहा कि एक बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो समवन विल डिसाइड कि एक बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में। एक बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, समवन विल हैव टू डिसाइड। एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछते हैं और जरा मुझे जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपके स्क्रीन पर सामने मेरे बेटा मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, आपकी स्क्रीन पर सामने एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, और अगर मैं आपसे सवाल करता हूं कि जो लाइन मैंने ड्रॉ की है कि ये लाइन छोटी है कि लाइन बड़ी है, अगर आपसे सवाल किया जाए कि लाइन छोटी है या लाइन बड़ी है, तो इनमें आप में से आधे लोग बोलेंगे जी छोटी है, आधे लोग बोलेंगे बड़ी है। जो छोटी कह रहे हैं वो भी सही है, जो बड़ी कह रहे हैं वो भी सही है। भाई हो सकता है हर आदमी के देखने का नुक्ता नजर हो। अगर ये लाइन जो मैंने बनाई है स्क्रीन पे आपके सामने, इस लाइन को अगर मैं लाइन ए का नाम दे देता हूं आपकी सहूलत के लिए, पहचानने के लिए, आप आइडेंटिफाई कर लेना, इस लाइन का नाम बेटा मैंने ए नाम रख दिया है। आपसे सवाल ये पूछा गया है कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है, तो बेसिकली इस वक्त आप जवाब दे नहीं सकते, इस वक्त आप जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। आप इसकी जवाब देने की पोजीशन में उस वक्त आएंगे जब मैं इसके बराबर में एक लाइन और ड्रॉ कर दूंगा। जब मैं इसके बराबर में एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं और इस लाइन का नाम, अब मैं क्या, अब आपसे पूछूं कि भाई जो लाइन ए है वो छोटी है कि बड़ी है, तो आप में से सब लोग ये जवाब देंगे कि जी लाइन ए छोटी है। देंगे नहीं देंगे? तमाम लोग बोलेंगे कि जी लाइन ए है वो तो लाइन ए छोटी है, क्योंकि हमको कंपेरिजन मिल गया। हमने ब्लू वाली लाइन से इसको कंपेयर किया, और जब ब्लू लाइन से कंपेयर किया तो हमको लग रहा है कि ब्लू वाली के मुकाबले में छोटी है। ब्लू वाली के मुकाबले में लाइन हमारे पास क्या है, छोटी है, तो आपने फैसला कर लिया कि जी जो पिंक वाली लाइन है वो छोटी है और जो ब्लू वाली लाइन है वो बड़ी है। और अगर मेरे बच्चा मैं इसी लाइन को, जो ब्लू वाली लाइन थी, अगर मैं इसी ब्लू वाली लाइन को अगर मैं उसके साइज तब्दील कर दूं, तो बोलोगे यार पिंक लाइन तो बड़ी हो गई। जो पिंक लाइन अब आपके सामने है, मैं पूछूं ये पिंक लाइन छोटी है कि बड़ी है, अब आपका जवाब क्या होगा? अब आपका जवाब ये होगा कि पिंक लाइन तो बड़ी लाइन है भाई, पिंक लाइन जो है वो बड़ी लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक किसी बॉडी को किसी जगह से कंपेयर ना करें उसके बारे में हमको स्टेटमेंट दे नहीं सकते। स्टेटमेंट कंपेरिजन में होता है। स्टेटमेंट क्या होता है? कंपेरिजन के अंदर स्टेटमेंट होता है। अब इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जर्वर। मैं आपको एक मिसाल दूं बड़ी आसान सी। एक बस के अंदर बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए मेरे बेटे? ये जरा कुछ नई नई बातें हैं ना, कुछ जरा वैसी आपसे बातें करेंगे कि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो टॉपिक पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट से बहुत मजा आएगा पढ़ने में। एक बस के अंदर आप बैठे हैं, बस चले जा रही है। एक बस के अंदर आप बैठे हुए, बस आपके पास चली जा रही है, और बस में दो लोग आमने सामने बैठे हैं। मैं पूछूं एक दूसरे के लिहाज से वो रेस्ट में है कि मोशन में? अगर आप बस के अंदर बैठे हैं, एक सामने आपके सामने एक और चीज मौजूद है, फर्ज करें वाटर कूलर रखा हुआ है, तो आप बोलोगे रेस्ट में। क्या बोलेंगे आप? रेस्ट में। तो आपकी बस में जितने लोग बैठे हैं एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में हैं, मगर एक आदमी अगर बस के बाहर खड़ा हुआ है, अगर एक आदमी बस के बाहर खड़ा हुआ है, वो उसको देख रहा है कि भाई ये जो लोग बस के अंदर जा रहे हैं वो तो बोलेगा मोशन के अंदर है। जितने भी लोग बस के अंदर है वो सबको बोलेगा मोशन में है, क्योंकि बस मोशन में है तो बस के अंदर मौजूद बॉडीज मोशन के अंदर है। जो लोग अंदर बैठे हैं उनको लगता है कि तमाम बॉडीज एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है। जो, जो बाहर बैठा है वो कह रहा है कि जो लोग बस के अंदर बैठे हैं वो मोशन के अंदर है। बात दोनों की दुरुस्त है, बात दोनों की दुरुस्त है, बात दोनों की सही है। वजह क्या है इसकी? जिस जगह से हम देख रहे हैं ये प्रॉब्लम है। ऑब्जर्वर कौन है? जो बॉडी के बारे में स्टेटमेंट दे रहा है उसको कहा जाता है ऑब्जर्वर। क्या कहते हैं उसको? ऑब्जर्वर कहा जाता है। जो किसी बॉडी को एग्जामिन करता है उसको ऑब्जर्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? द पर्सन विच एग्जामिन्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। जो फैसला करेगा कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में,
एक बस के अंदर बैठे हुए, एक रोड पे खड़े होते हैं, रोड पे लगे होते हैं बिजली के पोल। क्या लगे होते हैं? बिजली के पोल लगे होते हैं। आपसे पूछो अब बिजली के पोल किस हालत में, रेस्ट की हालत में, मोशन की हालत में, तो बोलेंगे सर रेस्ट की हालत में होते हैं। कैसी बात है, पोल पोल भी कहीं जाता है? पोल तो जहां लगा है वहीं रहेगा, पोल तो रेस्ट की हालत में होता है। अब उसी पोल को अगर आप एक चलती हुई गाड़ी से देखें, जो बिजली के पोल रोड साइड पे लगे हुए हैं, अगर आप उसी पोल, बिजली के पोल्स को अगर आप एक चलती हुई गाड़ी से देखें, तो लगता है कि पोल आ रहे हैं, पोल जा रहे हैं। सामने से पोल आया गुजर गया, सामने से पोल आया गुजर गया, लग रहा है कि पोल मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर एक ब्रिज के ऊपर खड़े हो जाए आप, नदी होती है ना, नदी के ऊपर एक ब्रिज बना होता है, उस पर खड़े हो जाए, लगता है ब्रिज चल रहा है। मूव फील ऐसा होता है कि ब्रिज के नीचे पानी चल रहा होता है, अगर आप पानी को गौर से देखेंगे लगेगा ब्रिज चल रहा है। मुख्तलिफ जगह से जब किसी बॉडी को ऑब्जर्व किया जाता है तो उसकी स्टेट बदल जाती है, उसकी स्टेट तब्दील हो जाती है। जो पर्सन ये बता रहा है कि बॉडी रेस्ट में है या बॉडी मोशन में है, उस पर्सन का नाम होता है ऑब्जर्वर। क्या नाम होता है उसका? ऑब्जर्वर उसका नाम होता है। मैं इतनी कहानी सुना क्यों रहा हूं, जरा सुनना गौर से। फिर आता है ऑब्जेक्ट। जिस बॉडी को देखा जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। जिस बॉडी को देखा जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, सामने से बस आई, बस चली गई, आप ऑब्जर्वर। आप ऑब्जर्वर, जो बस सामने से गुजरी वो ऑब्जेक्ट। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे बस मोशन में। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे बस जनाबे अली मोशन की हालत में, बस चल रही है। आप फैसला कर रहे हो ना, आप बता रहे हो कि बॉडी मोशन के अंदर है। मगर जो लोग बस के अंदर बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि बस के जो लोग बस के अंदर है वो तो रेस्ट के अंदर है। जिस ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया जा रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब जरा सुनना क्लासिकल मैकेनिक्स के हवाले से बात। इसमें एक जुमले का इजाफा होगा, जो मिल्हा ने बताया है वो डेफिनेशन बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई कबाहत नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है। मगर चूंकि अब आपको पता नहीं है और हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, दूसरे एंगल से इसको डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा आपको मामला मुख्तलिफ फील होगा। Classical mechanics, the branch of physics which discuss with the motion of object with or without a reference of force, with or without, with or without a reference of force, with or without reference of force, इतना बताया था मिल्हा ने। The branch of physics which deals with the motion of object with or without reference of force is called mechanics. मगर इसमें एक लफ्ज का और इजाफा करेंगे और ये होगा विदाउट द मेंशन ऑफ ऑब्जर्वर। हमारा ये एजेम्पशन होता है, जब हमने पूरी मैकेनिक्स पढ़ी ना, हमने कहीं ऑब्जर्वर नहीं कहा। हमने, हमारे एजेम्पशन होता था कि ऑब्जर्वर रेस्ट में होगा। हमारी ये ऑब्जर्वेशन होती थी, या हमारा ये एजेम्पशन था कि जो ऑब्जर्वर होता है वो रेस्ट में होता है। जो ऑब्जर्वर होता है वो कहाँ होता है? रेस्ट में होता है। कभी पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने ऑब्जर्वर का नाम ही नहीं सुना, नाम सुना भी नहीं, नाम हमने लिया भी नहीं, और आपने सुना भी नहीं, इसलिए कि हमारी एग्जाम्पशन होती थी कि ऑब्जर्वर रेस्ट में। ऑब्जर्वर कहां पर है? रेस्ट में। अगर है ऑब्जर्वर, अगर आपका रुका हुआ है और एक रेस्ट की हालत में ऑब्जर्वर किसी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो बॉडी रेस्ट में है, कि वो बॉडी मोशन में है, तो इसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं इसको? क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। अब एक गाड़ी जा रही है, बराबर से एक गाड़ी वाला और जा रहा है। अब वो जब दोनों एक दूसरे को देखेंगे ना, तो अब ऑब्जर्वर रेस्ट में नहीं है। एक गाड़ी चल रही है, दूसरी गाड़ी के अंदर एक साहब उसको बैठ के अगर देख रहे हैं, तो फिर ऑब्जर्वर हमारे पास रेस्ट में नहीं होगा। अब आती है रिलेटिव मैकेनिक्स। सुनो जरा गौर से, ध्यान से। रिलेटिव मैकेनिक्स में क्या होता है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों मोशन में होते हैं। जो देखने वाला है वो भी मूव कर रहा है। सुनना जरा गौर से, तवज्जो से। जो ऑब्जर्वर होगा, जो किसी बॉडी को एग्जामिन करेगा, वो भी मोशन में होगा। जिस बॉडी को देखा जा रहा है वो भी मोशन में होगी। ऑब्जेक्ट भी मोशन में हो, ऑब्जर्वर भी मोशन में हो, मूव करते हुए किसी बॉडी को देखे, मूव करते हुए किसी बॉडी को देखे, तो इसको जनाब क्या कहा जाता है? कभी गाड़ी में जा रहे हो ना, बस पे जा रहे हो, गाड़ी पे जा रहे हो, रात को चांद निकला, चांद को देखना, लगता है चांद साथ साथ चल रहा है आपके। क्या लगता है? चांद आपके साथ साथ चल रहा है, बकायदा मूव करता हुआ महसूस होगा आपको। इसलिए कि आप जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाले हैं, वो मूव कर रहे हैं, लग रहा है चांद भी मूव कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के दरमियान मोशन पाई जाए, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, इनके दरमियान मोशन हो, तो ऐसी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स का नाम होता है रिलेटिव मैकेनिक्स। अब क्लासिकल और रिलेटिव का फर्क समझ लो। फर्क ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि जब क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करेंगे तो ऑब्जर्वर रेस्ट में होगा।
क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करेंगे तो ऑब्जर्वर रेस्ट में होगा, ऑब्जर्वर रुका हुआ होगा। रिलेटिव मैकेनिक्स की बात करेंगे तो ऑब्जर्वर भी मूव करेगा, ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा। ऑब्जर्वर भी मूव करेगा और कौन मूव करेगा बेटा? आपका ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा, दोनों मूव करेंगे, इनके दरमियान रिलेटिव मोशन होगी। तो उसको जनाब क्या कहा जाता है? जमीन मूव कर रही है। अब आप गौर से देखो ना, हम जमीन पर मौजूद है, मैं आप 10 चीजों को बोलते हैं, फला चीज रेस्ट के अंदर है, फला चीज मोशन के अंदर है। किताब रखी है बेंच के ऊपर, मैं आपसे पूछूं मैं रेस्ट के अंदर है मोशन के अंदर है, आप में से 99% बच्चे बोलेंगे सर ये किताब जो टेबल पर रखी है वो रेस्ट में। किताब जो टेबल पे रखी है वो रेस्ट पे मौजूद है, मगर आप ये बात जानते हैं कि हमारी जमीन मूव कर रही है। अगर कोई आदमी किसी दूसरे प्लेनेट पे खड़े होकर उस किताब को देखे, तो चूंकि जमीन मूव कर रही है तो किताब भी मूव कर रही है, वो तो बोलेगा किताब मोशन के अंदर है। मुख्तलिफ जगह से बॉडी को देखा जाता है तो उसकी पोजीशन तब्दील हो जाती है। अब यहाँ पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है वो हमारे पास है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या नाम मेरे बेटा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जरा तवज्जो देके गौर से ध्यान से सुनिएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें रहते हुए किसी बॉडी की मेजरमेंट की जाए। जो पीछे मैंने आपको मिसाल दी कि लाइन छोटी है कि लाइन बड़ी है, जब मैंने एक दूसरी लाइन बनाई तो उसने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम किया, और उससे कंपेयर करके हमने बॉडी को देखा कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में। क्या किया हमने? उससे कंपेयर किया कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में। ये बॉडी रेस्ट में है कि बॉडी मोशन में है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो बताता है मेरे बेटा कि बॉडी रेस्ट की हालत में है कि मोशन की हालत में। कि वो किसी बॉडी को एक्सप्लेन करेगा, जहां रहते हुए किसी बॉडी को एक्सप्लेन किया जाए, उसे जनाब क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। एक छोटी सी बात देखिएगा, एक हमारे पास एक पॉइंट लगा हुआ है सामने, ये रेड कलर से आपको एक डॉट नजर आ रहा है, ये पॉइंट नजर आ रहा है। मैं पूछूं आपसे कि बेटा इसकी पोजीशन क्या है? अब बोलोगे हमें क्या पता भाई, पॉइंट लगा हुआ है, कोने में लगा हुआ है, ऊपर साइड में। इसकी कोई पोजीशन बयान कर सकते हैं कि ये जो रेड कलर का पॉइंट आपको स्क्रीन पर जनाब नजर आ रहा है, इस स्क्रीन पे रेड कलर की पॉइंट की क्या पोजीशन है? अगर मैं आपसे इसकी पोजीशन पूछूं तो आप इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मगर जब मैं यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले आता हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नजर आ रहा है बेटा? जब मैं यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे बेटा जब मैं यहां पर ले आया, और अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा इस पॉइंट की पोजीशन क्या है? अब इस पॉइंट की बेटा अगर मैं पोजीशन पूछता हूं कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, तो आप में से बेशतर लोग मुझे बता सकते हैं कि इस पॉइंट की पोजीशन कुछ इस तरीके से है कि एक्स पर जो इसकी वैल्यू है वो 3 है, और वाई पर जो इसकी वैल्यू है वो 2 है। जो वाई पर इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स है 3,2। इसकी पोजीशन क्या है? 3,2 है। इसकी जो पोजीशन हमारे पास है 3,2 है। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ना होता, अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ना होता, तो इस पॉइंट के बारे में फैसला कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते ना। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बनाया है, जो सिस्टम ऑफ एक्सिस को डिफाइन कर रहा है, इसका नाम होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या नाम होता है इसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका नाम होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक और पॉइंट देखते बेटा, यहाँ एक और पॉइंट बना दिया मैंने, तो देखिएगा। इसकी पोजीशन बेटा, इसकी पोजीशन क्या होगी? अगर इस पॉइंट की मैं पोजीशन आपसे पूछता हूं तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा? एक्स एक्सिस पर इसकी वैल्यू -1 है, वाई एक्सिस पर इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है। ऐसे ही है ना भाई? इसकी पोजीशन अब क्या हो गई? -1, दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने, और इसकी पोजीशन क्या हो गई? -1 -3, ये उल्टा लिखा हुआ है। -1 -3 इसकी पोजीशन होगी। क्या होगी इसकी पोजीशन? एक्स पर -1 है, वाई पे -3 है, जरा उल्टा सीधा हो गया, आगे पीछे हो गया। अगर ये मैं एक्सिस की लाइन ना बनाता तो ये मेरे लिए बताना मुमकिन नहीं था कि इसकी लोकेशन क्या है। ये एक्सिस हमें बता रहा है कि पॉइंट कहां पर मौजूद है। द पोजिशन फॉर ऑब्जर्वर इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये भी कह सकते हैं जहां पर ऑब्जर्वर हमारा मौजूद है, जहां पर ऑब्जर्वर मौजूद है, इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसकी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी मिसाल आपको मैं देता हूं, समझने की जरा कोशिश कीजिएगा। मिसाल आपको ये देते हैं मेरे बेटा, फर्ज करते हैं कि मेरे पास एक बिल्डिंग मौजूद है। क्या है मेरे बेटा? एक बिल्डिंग हमारे पास जनाब जो है वो मौजूद है। जमीन से हमने एक बिल्डिंग जनाब बना दी है, और इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे फ्लोर हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मुख्तलिफ फ्लोर हमने इसके अंदर क्या किए मेरे बेटा? तवज्जो देके देखना, मुख्तलिफ फ्लोर हमने बना दिए इसके अंदर।
नाम भी दे देते हैं। चलो, ये फ्लोर नंबर 1 है, ये फ्लोर नंबर 2 है, ये फ्लोर नंबर 3 है, और ये फ्लोर नंबर 4 है, ये फ्लोर नंबर 5 है, एंड सो ऑन। द लास्ट वन इज 5 6 7, ये मेरे पास 8, ये 8 है, ये वाला 7 हो जाएगा। तो अच्छे से गौर से देखना बेटा। अब जनाब एक साहब है, सुनना जरा गौर से, तवज्जो देखिए बेटा। एक साहब है, एक साहब रहते हैं चौथे फ्लोर पे। कहाँ रहते हैं? एक साहब है, वो चौथे फ्लोर पे रहते हैं। चौथे फ्लोर पे एक साहब रहते हैं, इनका नाम रख देते हैं जनाब, इनका नाम रख देते हैं, इनका नाम रख देते हैं ए। एक साहब ए है, वो कहाँ रहते हैं? चौथे फ्लोर पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? चौथे फ्लोर पे जनाब रहते हैं। और जनाब इनसे मिलने के लिए एक साहब और चले आए, जिनका नाम है बी। इनसे मिलने के लिए एक और साहब चले आए, इनका नाम था बी। इन बी साहब ने क्या किया मेरे बेटा, जरा तवज्जो देके बिल्कुल ध्यान से गौर से देखिएगा। बी साहब ने जनाब क्या किया, इन बी साहब ने जाके पूछा नीचे वाले साहब से कि भाई ए साहब से मिलना है, कहाँ रहते हैं? तो ये, इनका जवाब क्या होगा? ये बोलेंगे जी ऊपर रहते हैं। क्या बोलेंगे ये बोलेंगे ऊपर रहते हैं। ये चले गए ऊपर 3 वाले के पास। इनसे पूछा भाई ये ए साहब से मिलना है, कहाँ रहते हैं? ये क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे भाई ऊपर रहते हैं, ऊपर चले जाए। इनको गुस्सा आ गया, ऊपर चले गए। कहाँ चले गए? ऊपर चले गए, 8वें फ्लोर पर डायरेक्ट। कह लें जी एक साहब से मिलना है, ये साहब कहाँ रहते हैं? क्या बोलेंगे ये बोलेंगे तो नीचे रहते हैं भाई। क्या बोलेंगे? ये फिर आ गए 7वें के ऊपर। इनसे पूछा कहाँ रहते हैं, कह रहे हैं जी नीचे रहते हैं। अब जो पहले और तीसरे वाले वो तो कह रहे हैं ऊपर रहते हैं, जो 7वें 8वें वाले कह रहे हैं नीचे रहते हैं। बात दोनों की दुरुस्त है, बात दोनों की दुरुस्त है। अगर हम पहले फ्लोर पे खड़े होंगे तो चौथा फ्लोर ऊपर लगेगा, और अगर 8वें फ्लोर पे खड़े होंगे तो चौथा फ्लोर नीचे लगेगा। जहां रहते हुए हमने मेजरमेंट की है, जहां रहते हुए हमने मेजरमेंट की है, इसका नाम होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या नाम होता है इसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से बॉडी की पोजीशन तब्दील हो जाती है। बॉडी की पोजीशन क्या होती है? तब्दील हो जाती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। डायग्राम को जरा तवज्जो देके गौर से देखिएगा। अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा मूव कर जाए, अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा मूव कर जाए, तवज्जो से देखना, तो मेरे बेटा पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब ये वहां नहीं रहा जहां पहले था। पहले जो पोजीशन थी वो कुछ और थी, अब पोजीशन कुछ और हो गई है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। जब मोशन में होगा तो उसके लिए पोजीशन कुछ और होगी, रेस्ट में होगा तो उसके लिए पोजीशन कुछ और होगी। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं। एक का नाम होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक का नाम होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनकी वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो, फिक्स वेलोसिटी हो, उनका नाम होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। इतनी सी बात याद करनी है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ट्रेन में सफर करते हैं ना, ट्रेन की वेलोसिटी फिक्स होती है। जहाज पे सफर करते हैं ना, प्लेन पे, उसकी वेलोसिटी फिक्स होती है। बस पे सफर करोगे ना, उसकी वेलोसिटी फिक्स नहीं होती, कभी तेज कभी स्लो कभी फास्ट, मुख्तलिफ वेलोसिटी बदलती रहेगी। जिसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है उसका नाम होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जरा तवज्जो देके गौर से देखना, सामने एक डायग्राम आपको नजर आ रही है। ये आपके पास दो बॉडीज मौजूद है। एक साहब है रोड पे खड़े हुए, ग्राउंड पे खड़े हुए, ये ऑब्जर्वर है। ये कौन है? ऑब्जर्वर है। और उसके बाद एक गाड़ी पे एक साहब जा रहे हैं, जो गाड़ी पे दूसरे साहब खड़े हुए, ये भी ऑब्जर्वर है। गाड़ी की वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड गाड़ी की वेलोसिटी। कांस्टेंट फिक्स वेलोसिटी है, बदलेगी नहीं। 15 है तो 15 ही रहेगी, 15 है तो 15 ही रहेगी। जब ये ग्राउंड वाले साहब इसको देखते हैं तो बोलेंगे इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। क्या बोलेंगे? इसकी वेलोसिटी कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड है। इस गाड़ी का नाम है ए। क्या नाम बेटा? गाड़ी का नाम हम रख दिया हमने, ए नाम रखा हमने है। इसके बाद एक और गाड़ी है, इसके बाद एक और गाड़ी है, उस पर भी एक साहब खड़े हुए। ये एक और ऑब्जर्वर हो गया, ये एक और ऑब्जर्वर हो गया। जब जो ग्राउंड बेस ऑब्जर्वर है, सुनना गौर से, तवज्जो देख के मेरे बेटा ध्यान से। जो ग्राउंड बेस आपका ऑब्जर्वर है, जो जमीन पे खड़ा था ऑब्जर्वर, जब वो देखता है किसको मेरे बेटा? जब वो कार ए को देखता है, जब वो कार ए को देखता है तो कहता है उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। वो कार बी को देखता है, कहता है उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है।
दोनों ठीक कह रहे हैं, बात दुरुस्त है इसकी। मगर जब ए वाला खड़े होकर बी को देखेगा ना, जब जो बंदा कहाँ मौजूद है मेरे बेटा, जो ऑब्जर्वर आपका मौजूद है किस पर, जो ऑब्जर्वर आपका मेरे बेटा कार ए पर मौजूद है, ये वाला ऑब्जर्वर है। जो ऑब्जर्वर आपका कार ए पर मेरे बेटा मौजूद है, जब ये देखता है किसको, कार बी वाले को, तो उसके लिए वेलोसिटी 10 नहीं होगी, उसके लिए वेलोसिटी 10 नहीं होगी, उसके लिए वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड। अजीब बात है। उसके लिए कितनी वेलोसिटी होगी, 5 मीटर पर सेकंड उसके लिए वेलोसिटी होगी। ये 10 से मूव कर रहा है, ये 5 से मूव कर रहा है, दोनों के दरमियान की वेलोसिटी 15 है। इसका स्टेटमेंट बदल गया। ग्राउंड बेस वाला कह रहा है कि कार बी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, जो ए वाला है वो कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बॉडी को देखा जाएगा, तो बॉडी की पोजीशन डिफरेंट होगी, बॉडी की पोजीशन मुख्तलिफ होगी। इसके बाद एक तीसरी कार भी आ गई, सी। इसके बाद तवज्जो देके देखिएगा, नए नए मॉडल की कार भी दिखा रहे हैं आप लोगों को। एक तीसरी कार भी आपके पास आ गई, एक तीसरी कार भी आपके पास है, कार सी है। ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। जब ये ग्राउंड स्टेट वाला इसको देखता है, बोलेगा इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है लेफ्ट साइड के ऊपर। जब ए वाला देखिएगा ना इसको, ए वाला की पता कितनी वेलोसिटी होगी इसकी, कितनी वेलोसिटी होगी अंदाजा किसी को? जब ए वाला इसकी वेलोसिटी को देखेगा सी वाले को, तो 20 नहीं होगी, इसकी वेलोसिटी होगी 35 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी होगी, 35। दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी, और पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी। बी इसको देखेगा तो बी बोलेगा कि इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड है। मुख्तलिफ जगह से जब किसी बॉडी को ऑब्जर्व किया जाएगा, कि उस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि अगर किसी बॉडी को हम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं, तो उसकी स्टेट तब्दील हो जाती है। हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने हिसाब से डिफाइन करेगा, हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी, हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। इस चीज को पढ़ा जाता है, तो ये होती है रिलेटिव मैकेनिक्स। क्या होती है? रिलेटिव मैकेनिक्स हमारे पास होती है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो जल्दी जल्दी, टाइम भी जरा खत्म हो रहा है, तो चीजों को समेट भी देते हैं, बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और इस पर न्यूटन के जो कवानीन है, जो न्यूटन लॉज ऑफ मैकेनिक्स होते हैं, वो एप्लीकेबल होते हैं। न्यूटन के कवानीन को एप्लीकेबल होते हैं। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला भी लगा सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला भी लगा सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए का फार्मूला भी लगा सकते हैं। कब? जब हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर हों, जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां खड़े होकर बॉडी को देख रहे थे वो मूव कर रहा होगा, जो ऑब्जर्वर साहब है गाड़ी में बैठे मूव कर रहे हैं। फिर आता है नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती वो नॉन इनर्शियल होता है। नॉन इनर्शियल होने के मतलब है कि उसमें एक्सेलरेशन पाया जाएगा। एग्जाम में सवाल आता है डिफरेंशिएट करें, क्या आता है? डिफरेंशिएट करें। तो जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है वो इनर्शियल है, जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है वो नॉन इनर्शियल है। न्यूटन लॉज ऑफ मैकेनिक्स एप्लीकेबल नहीं होते नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर है, किसी बॉडी को देखे और चाहे कि किसी ऑब्जेक्ट को देखे और उस पर न्यूटन के लॉज अप्लाई करने की कोशिश करे, तो अप्लाई नहीं कर सकता है। नॉन इनर्शियल के मतलब होगा वेलोसिटी फिक्स नहीं होगी, वेलोसिटी वेरी करेगी, वेलोसिटी तब्दील होगी। जल्दी जल्दी जरा कुछ मामला गो थ्रू कर लेते हैं। फिर आती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आती है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होती है अगर हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएं। अगर हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएं, तो बॉडी की पोजीशन में जो तब्दीली होगी, उस तब्दीली को ट्रांसफर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किसके जरिए? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। यानी हम पहले एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर थे, हमने एक बॉडी को देखा, फिर हम एक फ्रेम रेफरेंस को छोड़कर हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर चले गए। जब वहां जाकर बॉडी को दोबारा देखेंगे, तो उसमें क्या तब्दीलियां पैदा हो रही हैं, क्या चेंजेस हो रही हैं, इन चेंजेस को कहा जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसको? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म फ्यू फिजिकल क्वांटिटीज such as position, coordinates, velocity, acceleration, time for one initial frame of reference to another.
एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है। अगर हम 20 वाले से निकल के 50 में चले गए, अगर हम 20 वाले से निकल कर 50 वाले में चले गए तो और किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, तो उसकी जनाब जो पोजीशन में तब्दीली होगी, उसकी वेलोसिटी में कितनी तब्दीली हो जाएगी, उसका एक्सेलरेशन कितना बदल जाएगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए इन तब्दीलियों को किया जा सकता है। एक फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स वाई जेड, एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मूविंग है, जिसकी वेलोसिटी वी है, जिसकी वेलोसिटी वी है। तो अगर हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जाएं तो क्या देखते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए अगर इसकी वेलोसिटी वी है, सुनना बेटा गौर से, इसकी वेलोसिटी वी है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए जो नई पोजीशन होगी वो पुरानी पोजीशन में अगर वेलोसिटी वी ऐड कर दिया जाए टाइम के साथ, जितने टाइम तक मूव किया, तो नई पोजीशन को मालूम कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू बी टी वाला लगाया है फार्मूला। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे तो वैल्यू कैसे तब्दील होगी, किस किस की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू, इन जो तब्दीलियां होती हैं उसको हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए मालूम कर सकते हैं। तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की पोजीशन को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की पोजीशन में तब्दील कर सकते हैं। कैसे, क्यों, क्या, कुछ भी नहीं करना। क्यों, क्या, कैसे, कैसे तब्दील होगा, क्या वैल्यू होगी, सब कुछ भी नहीं है। इतना पता होना चाहिए कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए किसी बॉडी की पोजीशन को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मालूम कर सकते हैं। अब आती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 2 मिनट है, बहुत आसान, एक एक जुमले, एक एक लाइन खाली बस है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कस करती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, रिलेटिव मैकेनिक्स का वो पार्ट, रिलेटिव मैकेनिक्स का वो हिस्सा जिसमें हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े मेरे बेटा? अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे तो इसका नाम होता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नॉन इनर्शियल के बारे में पढ़ेंगे तो उसका नाम होता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे तो उसका नाम होगा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इनर्शियल के बारे में पढ़ेंगे तो उसका नाम होगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो बेसिक एजम्पशन है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो बेसिक एजम्पशंस हैं। अगर हम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, अगर हम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हैं, एक बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जनाब ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ लें बात गौर से, मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर लगेगी वही इक्वेशन दूसरे वाले के लिए, वही इक्वेशन तीसरे वाले के लिए। एक ऑब्जेक्ट है, सुना जरा गौर से, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करता हूं। एक मेरे पास मेरे बेटा ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मेरा मूव कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये रहा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये रहा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये रहा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये रहा। 4 फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम देख रहे हैं। चारों इसको देखेंगे ना तो चारों के लिए फार्मूला सेम लगेगा, चारों के लिए फार्मूला सेम होगा, इक्वल होगा। और आखिरी बात यह कि तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है। टाइम लेस देन अ मिनट है, अभी लिख लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, सेम होती है। ये दो बात, और इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये दो बेसिक एजम्पशंस हैं जो आपको याद होने चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछेंगे। स्क्रीन पर अभी जो चीज आपके सामने मौजूद है ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। टाइम इज अबाउट टू एंड, किसी भी लम्हे टाइम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला आते हैं तो फिर मजीद कुछ सवाल होगा, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको दोबारा फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल क्लास कभी भी, इससे पहले मैं खुदाफिज बोलूँ,